गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और फर्स्ट आर्टिकल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर अ डिबेट ऑन अ राइट टू क्लाइमेट जस्टिस। 10th ऑफ दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे के रूप में। और इसी ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति ने क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर फोकस किया है यहाँ पर। और उन्होंने याद दिलाया है कि किस तरीके से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है और हमारा जो नेचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो राइट टू क्लाइमेट जस्टिस है, उस राइट टू क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर डिबेट होना चाहिए। जिस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में वर्ल्ड निगेटिव इफेक्ट झेल रहा है इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, क्लाइमेट चेंजेस के कारण, वहां पर इस फील्ड में क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के अभी भी कुछ सर्टेन डिसीजिव चेंजेस कुछ खास लिए नहीं गए हैं। और यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस के इशू को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, यही याद दिलाया आपके भारत के राष्ट्रपति ने। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले इस सेशन में क्या होता है क्लाइमेट जस्टिस, और क्लाइमेट जस्टिस किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और क्लाइमेट जस्टिस क्यों इस वर्ल्ड के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो, जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है, सिंपल सी बात, कि जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, राइट, उस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जो आपका एनवायरमेंटल डैमेज, जो सीरियस डैमेज हो रहा है आपका, वहां पे किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दिया जाए, वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन दिया जाए, जो स्पीशीज है हमारे, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है, उसको मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ किस तरीके से अलाइन करके उनको एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट रखा जाए, और हम उस तरीके से अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर पाए कि हमारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि ये रिसोर्सेज इतने इनफ हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके। जब इस प्रिंसिपल, इस गोल को लेकर के वर्ल्ड को रिक्वेस्ट किया जाता है कि कुछ सर्टन एक्शन लिया जाए, तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो क्लाइमेट जस्टिस की तरफ फिर बढ़ पाएगा आपका। क्लाइमेट जस्टिस में, यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस बात करता है अपने प्लेनेट के प्रोटेक्शन को लेकर के। प्लेनेट के प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस बात करता है इसमें रहने वाले पीपल्स और डिफरेंट स्पीशीज, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर के, वल्नरेबल कम्युनिटी की प्रोटेक्शन को लेकर के। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली पूरी तरीके से स्टॉप कर दें। यहाँ पर हम लोग अपना प्रॉफिट भी कमाएं, मतलब अपना बिजनेस और जो मॉडर्न वे ऑफ डेवलपमेंट है उसको भी कंटिन्यू करें, बट कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करें कि डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंट को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे, जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए कंडीशंस टफ ना हो। तो ओवरऑल क्लाइमेट जस्टिस का जो फोकस है वो फोकस है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस की जरूरत है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पर गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और उनके कॉपरेशन की जरूरत है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फंडिंग की जरूरत है इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए, उसी को याद दिलाते हुए राष्ट्रपति ने यहाँ पे कहा कि क्लाइमेट जस्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टाइम्स में। राष्ट्रपति का कहना है कि वी ओ इट टू आवर चिल्ड्रन दैट वी सेव मदर नेचर फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द टाइम इज रनिंग आउट। और अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को टाइमली रहते हुए मैनेज नहीं किया गया, इसको, इस डेवलपमेंट को अगर इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं किया गया, तो राष्ट्रपति का कहना है यहाँ पर द टाइम इज रनिंग आउट। सो क्लाइमेट जस्टिस टॉक्स अबाउट द डिबेट ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। दूसरी बात, क्लाइमेट जस्टिस में ये भी बात किया जाता है कि जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें काफी सारे बिजनेसेस, काफी सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं, वो एक तरीके से लॉबी प्रैक्टिस करके गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके यहाँ पर जो रेन्यूएबल बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ मूव करने में जो ट्रांजिशन है उसको स्लो बना रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट के साथ लॉबी करके पॉलिसी को शेप अप कर रही हैं, जिससे ट्रांजिशन स्लो हो रहा है। क्लाइमेट जस्टिस बात करता है कि इसी डिबेट को इस तरीके से रखा जाए कि इस डिले के कारण जो कम्युनिटीज सफर कर रही हैं, जो पॉलिसी फ्रेमिंग में एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए इन कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन को लेकर के, वो डिले हो रही है बिकॉज यहाँ पर दुनिया भर में कुछ गवर्नमेंट जो है वो इन बिजनेसेस और इन इंडस्ट्रीज की जो लॉबीज हैं उनके अकॉर्डिंग जब पॉलिसी फ्रेम कर रही है, तो ट्रांजिशन हमारा फास्ट पेस से नहीं हो पा रहा, और उस वजह से भी क्लाइमेट इंजस्टिस हो रहा है बहुत सारे वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ,
दुनिया भर में। दूसरी बात, जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा जब इस इश्यू को लेकर के रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, जैसे कि आपका यूएसए रिसेंटली में पेरिस डील से आउट हो गया था, कनाडा के पार्लियामेंट ने रिफ्यूज कर दिया था क्लाइमेट चेंज एक्शंस को लेकर के किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। ये दिखलाता है कि डेवलप्ड नेशन किस प्रकार से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो प्रिंसिपल है आपका कि हिस्टोरिकली जिसने सबसे ज्यादा जिस कंट्री ने पॉल्यूशन किया है उस कंट्री का कंट्रीब्यूशन भी उतना बड़ा होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस इसी की बात करता है, और इस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इंश्योर करने के लिए वो डेवलप्ड कंट्री को मोर अकाउंटेबल बनाने की बात करता है। लेकिन डेवलप कंट्री जब इससे पीछे हटते हैं तो इससे एक मेजर सेटबैक लगता है आपका क्लाइमेट जस्टिस को। सो क्लाइमेट जस्टिस जो है वो आपका ओवरऑल एक इन्वायरमेंटल इशू को सॉल्व करने को लेकर के केवल बात नहीं है। क्लाइमेट जस्टिस इज ऑल्सो एन अ टाइप ऑफ एथिकल एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिटिकल इशू। सो एथिकल, और जब तक पॉलिटिकल इशू के नजरिए से हम लोग इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और इसमें डेवलप्ड कंट्री का कोऑपरेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोऑपरेशन, वल्नरेबल कम्युनिटी की प्रोटेक्शन और फंडिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रायोरिटाइज किया जाना, ये सब बहुत एसेंशियल है। तभी हम लोग इंश्योर करते हैं क्लाइमेट, इंश्योर कर सकते हैं क्लाइमेट जस्टिस को, और तभी हम लोग टाइमली मैनर में हम अपने नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यह भी कहा कि भारत किस तरीके से इस दिशा में काम कर रहा है। इस प्रोसेस में उन्होंने भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोग्राम के बारे में, और इंडिया जिस तरीके से डोमेस्टिकली काम कर रहा है यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, उसको भी यहाँ पर इस ह्यूमन राइट डे के मौके पर राष्ट्रपति ने याद दिलाया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इंडिया जो है वो हमेशा से इस बात को समझता है कि राइट्स और ड्यूटीज जो है वो कॉइन के कभी भी दो साइड नहीं होते, राइट्स और ड्यूटीज हमेशा कॉइन के एक ही साइड होते हैं। तो हम उस प्रिंसिपल पे काम करते हुए यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अपने डोमेस्टिक लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं। बट जब तक इसको लेकर के कॉपरेशन नहीं मिलेगा तब तक ओवरऑल क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर किया जाना पूरी दुनिया भर में बहुत मुश्किल है। और उसी कंटेक्स्ट में राष्ट्रपति को याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से इससे एक मेजर सेटबैक लग सकता है हमारे फ्यूचर जनरेशन को, जिसे हमें अवॉइड करने की जरूरत है। अब इसी मौके पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा, उन्होंने ह्यूमन राइट्स डे के को लेकर के ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी यहाँ पर अपनी स्पीचेस रखी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से टॉलरेंस और इंक्लूजन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स इंश्योर करने के लिए। उन्होंने कहा कि विक्टिम्स को टाइमली जब तक रेमेडी नहीं मिलेगा तब तक आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो होते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर किया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ साइबर स्पेस, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इस पे भी बात की जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी किसी भी देश की, या पब्लिक ऑर्डर, या फिर डिसेंसी या मोरालिटी, इन सब का वायलेशन भी ना हो। इन सब को बैलेंस रख करके ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी पूरे इश्यू को यहाँ पर डिस्कस किया गया ह्यूमन राइट्स डे के इस मौके के ऊपर। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। चलेंगे हम लोग अपने आज के सेकंड आर्टिकल की तरफ। तो सेकंड आर्टिकल हमारा बेस्ड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के। रिसेंटली में आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर यूनानिमसली इनवाइट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जनरल असेंबली के सेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एज अ ऑब्जर्वर का स्टेटस यहाँ पे यूएन ने कन्फर किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, कि वो किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फंक्शन करती है वहां पे उसको समझ सके, और साथ ही साथ जो अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो गोल्स हैं उस गोल्स को भी यहाँ पर वो इस जनरल असेंबली के थ्रू रख सके। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उस प्रोसेस में इंडिया का ये कहना है कि ये एक तरीके से वेल डिफाइंड कोऑपरेशन इंश्योर करेगा यूनाइटेड नेशन और सोलर अलायंस के बीच में, जिससे जो एनर्जी ग्रोथ है उस एनर्जी ग्रोथ को एक्सेलरेशन मिलेगा, और एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट सोलर सेक्टर में यहाँ पर तेजी से पूरी विश्व में आगे बढ़ेगा। इस वजह से एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया जाना इस सोलर अलायंस को एक हिस्टोरिक स्टेप बताया गया यहाँ पर इंडिया के द्वारा।
तो यहाँ पर हमारे इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि रिसेंटली में से ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, और कुछ बातें हमें याद रखनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के, जो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, बिकॉज ये इंडिया की लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है ग्लोबल लेवल पे। सो कुछ बातें हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होनी चाहिए। देखो, ये एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा, जब 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था, उस समय पर 13 नवंबर 2015 के दौरान इस अलायंस को यहाँ पे अनाउंस किया गया था। UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st मीटिंग थी, वहां पर जो 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, जो प्रेजेंट हैं आपके मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, जहां पर सनलाइट ईयर के मैक्सिमम टाइम में पहुंचती है, तो किस तरीके से वहां पे सनलाइट का यूटिलाइजेशन करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, उस प्रोसेस में कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए यहाँ पर भारत और फ्रांस के द्वारा अनाउंस किया गया था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो ये एक प्रकार की इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है टू कैटलाइज द सोलर ग्रोथ। सोलर ग्रोथ का विकास किस तरीके से तेजी से हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के क्षेत्र में, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। और साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट हो, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग का कॉस्ट घटा करके यहाँ पर जो पुअर नेशंस हैं उन तक भी यहाँ पर ये अलायंस के जो पर्पस है उसको पहुंचाया जा सके, और वहां पे भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पे भी फोकस करता है यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यही अलायंस एक प्रकार से नोडल एजेंसी भी है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया गया था इस अलायंस के अंदर, जिस प्रोजेक्ट का नाम था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस प्रोसेस में किस तरीके से सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने की जो बात करी जा रही है, उसी प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो भी अपनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। देखो, इस प्रेजेंट में इस अलायंस के टोटल 101 मेंबर्स हैं, और रिसेंटली में इस अलायंस को ज्वाइन किया गया था आपका यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। क्योंकि ये इंडिया लेड प्लेटफॉर्म है, तो इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर है इसका, या फिर कह लो आप इंटरिम सेक्रेटेरिएट जो है, वो बेस्ड है आपका हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस टू द स्केलिंग अप ऑफ सोलर एनर्जी इन मेंबर कंट्रीज। तो इस प्रोसेस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस सबसे बड़ी अलायंस है दुनिया की आपकी, जो पूरे विश्व में सोलर एनर्जी के बढ़ावे को लेकर के यहाँ पे बात कर रही है। और उसी प्रोसेस में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाना ये दिखलाता है कि अब ये विश्व के सबसे बड़े एजेंसी के साथ कोऑपरेट करते हुए जो सोलर ग्रोथ है उसको एक्सलेट करने में इसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ये था आपका अपना सेकंड आर्टिकल। चलते हैं हम लोग अपने आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बेस्ड है हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को लेकर के। रिसेंटली में जो इंडिया को इनवाइट किया गया था डेमोक्रेसी समिट के द्वारा, जिस डेमोक्रेसी समिट को होस्ट किया जा रहा है यहाँ पे अमेरिका के द्वारा, वहां पर प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी की वैल्यू के ऊपर यहाँ पे अपनी बात रखी, और उसी कंटेक्स्ट में ये नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं, फिर उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के ऊपर। व्हाट इज डेमोक्रेसी समिट? तो रिसेंटली में जो जॉय बाइडेन है, जॉय बाइडेन के द्वारा विश्व भर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ताकि वो यहाँ पर एक तरीके का कॉन्क्रीट कोई कमिटमेंट कर सकें, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दुनिया में बढ़ाने को लेकर के जो कॉपरेशन की जरूरत है, जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो एक्सचेंजेस की जरूरत है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रांग बनाया जा सके, ताकि फ्री और फेयर वर्ल्ड जो है, उस फ्री और फेयर वर्ल्ड के गोल को अचीव किया जा सके। यहाँ पर इस समिट का जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस था यहाँ पर सभी वर्ल्ड डेमोक्रेसीज को साथ बुला करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने को लेकर के चर्चा करना है। यहाँ पर जितने भी ऐसे नेशंस हैं जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, जो आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, उन नेशंस के साथ इकट्ठे मिलकर के खड़े होना और उनकी आइडियोलॉजी को काउंटर करना, ताकि वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक जो कॉमन वैल्यूज हैं, वो कॉमन वैल्यूज किसी भी तरीके से यहाँ पे अंडरमाइन ना हो सके। यहाँ पर
ये समिट इस प्रोसेस में ये भी बात करता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की जो फ्लॉज हैं कुछ, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो करप्शन है उसको कैसे लड़ा जा सकता है उससे, और साथ ही साथ दुनिया भर में जो एक तरीके से ऑथोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर किस तरीके से वहां पे भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक्सपेंड किया जाए, वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पहुंचाया जा सके, ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को अपने देश में और बाहर कैसे इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर, जो टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशंस हैं, फिर जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, इनके क्या रोल होंगे, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिससे कि एक ओपन डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटीज यहाँ पर मेंटेन हो सके। उसको, इस गोल को अचीव करने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के इस समिट में चर्चा करी गई, लीडर्स के रोल के ऊपर बातें करी गई यहाँ पर, और साथ ही साथ कहा गया कि जब तक मीनिंगफुल डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसका एक्सपेंशन और उसका कंटिन्यूअस उसको मेंटेन किया जाना डिफिकल्ट है प्रेजेंट सिनेरियो में, जहां पर बहुत सारे देश अब जो राइज कर रहे हैं वो इस आइडिया को यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। तो उसी प्रोसेस में काफी सारे कंट्रीज को, ओवर 100 कंट्रीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया था इस समिट में, और इस समिट में डिफरेंट सिविल सोसाइटी एक्टर्स, मेंबर्स ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्स और प्राइवेट सेक्टर जो यूएस की है, उनको उन सभी को यहाँ पर इस समिट में इन्वाइट किया गया था। इस समिट की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये थी आपकी, जिसके अराउंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो एडिटोरियल्स हैं वो लिखे जा रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, जैसे कि ताइवान। ताइवान जो है, जिसे अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट खुद ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानती है, यहाँ पर ताइवान को इनवाइट किया गया था इस डेमोक्रेसी समिट में। और ताइवान को इनवाइट इसलिए किया गया था ताकि ताइवान जो है यहाँ पर वो अपनी बात रख सके, और साथ ही साथ ताइवान में जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाली गवर्नमेंट चल रही है, उसके एक्सपीरियंसेस को बाकी देशों के साथ वो शेयर कर सके। लेकिन जब ताइवान को यहाँ पे इनवाइट किया गया तो चाइना ने इसे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है, और इस तरीके से ताइवान को किसी भी इंटरनेशनल समिट पे रिकॉग्निशन मिलना, अपनी बात रखने का मौका मिलना, और स्पेशली उस आइडियोलॉजी को पुटअप करना जो चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, इस वजह से चाइना यहाँ पर ताइवान को जो इनविटेशन दिया गया उससे काफी नाराज हुआ। और यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में चाइना के द्वारा कंटिन्यूसली यहाँ पे आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि किस तरीके से यूएसए डेमोक्रेसी के नाम पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, यूएसए खुद किस तरीके से परफेक्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना ने ये तक भी कह दिया कि वर्ल्ड में अगर कोई लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो वो चाइना है, ना कि यूएसए है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात है सिटीजन्स को दिए जाने को लेकर के, वो चाइना से बेहतर कहीं नहीं है यहाँ पर। तो ताइवान को लेकर के यहाँ पर चाइना और यूएसए दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहे। यहाँ पर चाइना के प्रेशर में पाकिस्तान, जहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते हैं और उसको भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री अभी माना जाता है, उसने भी यहाँ पर इस समिट में जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके बाद इस समिट को लेकर के चर्चाएं और बढ़ गई। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट में भी चाइना के सिस्टम की तारीफ कर चुका है। पाकिस्तान ने भी इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस समिट में यूएसए ने चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया, और उसके बाद जो टर्की है, तो टर्की के प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर किसी भी तरीके से इनविटेशन नहीं मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी टर्की के प्रेसिडेंट को ऑटोक्रेट बताया गया था यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वहां पर जो रिलेशन है टर्की और यूएसए के, वो भी थोड़े से यहाँ पे बेटर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना टर्की इन्वाइट किया गया, ना चाइना को, ना रशिया को यहाँ पर, और पाकिस्तान ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया। मेजर कंट्री है जिसकी पार्टिसिपेशन चर्चा में रही इस दौरान, वो कंट्री आपकी ताइवान, जिसे यूएसए खुद चाइना का पार्ट मानता है, बट यहाँ पे ताइवान को इनवाइट किया गया डेमोक्रेसी समिट में अपने मॉडल को शेयर करने के लिए। इसके बाद मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स है वो मोनार्क गवर्नमेंट है। अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब की, कतर की, यूनाइटेड अरब अमीरात्स की, तो यहाँ पे जो मोनार्की है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इस वजह से इन कंट्रीज को भी इनवाइट नहीं किया गया।
मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज ने केवल इसमें पार्टिसिपेट किया डेमोक्रेसी समिट के अंदर, उसमें केवल इजराइल और इराक है। फिर उसके बाद अफ्रीका से भी कई सारे मेजर कंट्रीज ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें केन्या, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, नाइजर, ये कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनका पार्टिसिपेशन इस समिट में देखा गया। तो इसी समिट के उपलक्ष्य में यहाँ पर भारत प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाया कि किस तरीके से भारत हिस्टोरिकली 2500 साल से जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, उन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की रेस्पेक्ट करता आ रहा है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो भारत पूरे विश्व के साथ शेयर करने के लिए तैयार है थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी याद दिलाया कि किस तरीके से इंडिया में जब सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, लिच्छवी एम्पायर के जब इंडिया में आपका लिच्छवी रूलर रूल करते थे, उस समय पर जब सिटी स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, उस समय पर किस तरीके से इंडिया में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो फ्लरिश कर रही थी। फिर उसके बाद लेट वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान भी और अर्लियर मेडिवल पीरियड तक इंडिया में जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का जो कल्चर है वो कल्चर चला। कॉलोनियल रूल आने के बाद भी इंडिया के लोगों की डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है यहाँ पे वो सप्रेस नहीं हो पाई, और फिर हम लोगों ने आजादी के बाद से इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट को और भी स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया है, और इसको बिल्ड करते हुए हमें ऑलरेडी 75 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बहुत खुश होगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के इलेक्शन करने के इसको लेकर के भी भारत पूरी दुनिया के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि डेमोक्रेसी इज the people, within the people, also within the people and within the people। तो यहाँ पर इस तरीके इन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल को समझना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज की इंपॉर्टेंस, उन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस जो उसके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्होंने डिफरेंट पाथ ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को फॉलो किया है, और इस वजह से इस डिफरेंट पाथ पर जो भी उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे उससे दूसरे के साथ हम लोग ये एक्सपीरियंसेस को शेयर करके सीख सकते हैं, और कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली हम लोग अपने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, और अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में डेमोक्रेसी समिट में जो पीएम मोदी हैं उनका यहाँ पर ये स्पीच हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। You can like it, share it, and subscribe it if you find it useful. So that's all from my side, everyone. Have a good day to all of you. Thank you very much.